हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में एमटीएस हवलदार के लिए जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ का एक ऐसा पूरे पेपर का हल देखेंगे जो कि एमटीएस हवलदार के शिफ्टों पर भारी पड़ने वाला है और आपकी तैयारी पर भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि चुन चुनकर वो सवाल आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि आपके शिफ्ट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड बनेंगे। पूरे 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 70 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। तो साथियों, पेपर से पहले पेपर दीजिए जिससे आपको पता चले कि किस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहा है और कल 16 जनवरी से आप सभी का स्लॉट बुकिंग ओपन हो चुका है एमटीएस हवलदार के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपना जाकर स्लॉट बुकिंग कर लीजिए कि आपको एग्ज़ाम किस डेट को देना है, किस शहर में देना है और किस शिफ्ट में देना है। और ये स्लॉट बुकिंग आप सभी को जरूर करना है, अनिवार्य कर दिया गया। यदि आप ये अपना स्लॉट बुकिंग नहीं करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा, आपको एमटीएस हवलदार एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि एसएससी के नोटिस में साफ साफ यह वर्ड लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप सभी को एग्जाम मान के चलिए कि 22 फरवरी को देना है तो आप अपना स्लॉट बुकिंग 14 से 15 फरवरी को कर लेंगे, यानी एग्जाम से 7 दिन पहले आपको करना ही करना है। तो साथियों, आज से 16 दिन बाद एमटीएस हवलदार का पेपर शुरू हो रहा है। तो इन्हीं 16 दिनों में हमें एमटीएस हवलदार का पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हम देखिए, कुछ नया तो नहीं करेंगे, लेकिन जितना भी एसएससी 2025 में एग्जाम कंप्लीट हुआ है वहाँ से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले तो प्रीवियस ईयर के लगभग 4 से 5 सालों में जितना इंपॉर्टेंट सवाल है उन सवालों को देखेंगे, क्योंकि वहीं से सवाल उठकर आपके पेपर में आएगा। खासकर जो आपका सीएचएसएल का, सिलेक्शन पोस्ट का, स्टेनोग्राफर का, यही सबसे सवाल आपके पेपर में उठेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो साथियों, इसमें हम पूरे सवालों को डिस्कस करेंगे। बस आप डेली क्लास करिएगा, सुबह 8 बजे क्लास करेंगे और शाम को 7 बजे। यदि आपने पहले क्वेश्चन पे एंट्री किया है तो लास्ट 70 क्वेश्चन तक जाइएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार का पेपर केवल 90 मिनट का होता है। इन्हीं 90 मिनट में आप सभी को 20 क्वेश्चन रीजनिंग मिलते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के मिलते हैं, 25 क्वेश्चन जीके मिलते हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलते हैं। 90 क्वेश्चन का पेपर होता है जो कि 90 मिनट का रहता है। एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलता है और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। और 1 नंबर का जो माइनस मार्किंग होता है ना, ये केवल आपका जीके और इंग्लिश में ही होता है। मैथ और रीजनिंग में माइनस मार्किंग नहीं होता, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 2 सेक्शन में आपका पेपर होता है, पहला सेक्शन 45 मिनट का होता है, दूसरा सेक्शन भी आपका 45 मिनट का होता है। तो इस तरह से आपका एमटीएस हवलदार का पेपर होने वाले हैं। तो साथियों, जिस तरह से आपके पेपर में सवाल आने वाले वैसे ही प्रश्नों का पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लगातार अपनी क्लास बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को पूरा देखिए, आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी, आपके अच्छे स्कोर के लिए हम कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आज की इस क्लास से आप सभी का कितना स्कोर रहा। ओके, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए हल करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज किया गया था? तो केरल राज्य में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत में लौ युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? बताइए, भारत में लौ युग किस कालखंड में आता है? तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच में आता है। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? आप जानते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान से अपनाया गया है। तो बताइए, इनमें से कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? जो समाचार पत्र है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो यहां से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, 1956 से लेकर 1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी?
1956 से लेकर 1961 की पंचवर्षीय योजना, ये तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। आप सभी को याद होगा पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1991 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 1956 में समाप्त हुआ था। लेकिन ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चला था। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता लालगुडी गोपाल जयरामन निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित थे, बताइए। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता लालगुडी गोपाल जयरामन ये किस संगीत शैली से संबंध थे, तो ये कर्नाटक संगीत से संबंध रखते थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में की गई थी, बताइए। किस संगठन की शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में की गई थी, तो आर्य महिला समाज की जो शुरुआत किया गया था ये पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा किया गया था, जो कि 1882 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, बताइए। भारतीय जनगणना कब स्टार्ट हुई थी, तो 1872 में स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 में आप सभी का जिन सब्जेक्ट से रिजल्ट बनेगा, तो पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। तो आप सभी का दो मेन सब्जेक्ट हैं, एक जीके जीएस करंट अफेयर है और एक इंग्लिश है। इन्हीं सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट बनेगा, इन्हीं से आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो पूरे 20 टेस्ट आपको लगाना है। इन 20 टेस्ट में आपको पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 20 टेस्ट इंग्लिश में आप सभी को पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 1000 क्वेश्चन आपको इन 16 दिनों में तैयार करना है। यदि आपने इन 1000 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझिए आपका लगभग एमटीएस हवलदार का एग्जाम तैयारी हो जाएगा। प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से चुन चुनकर क्वेश्चन इस टेस्ट में सेट किया गया है। आपको डेली एक दिन में कम से कम 5-5 टेस्ट लगाना है। 5 टेस्ट आपको जीके जीएस का लगाना है, 5-5 टेस्ट आपको इंग्लिश का लगाना है। बहुत अच्छी तरीके से 125 क्वेश्चन यानी 250 क्वेश्चन आपको इन दोनों टेस्टों में लगाना है, पूरे 10 टेस्टों में। ध्यान रखिए एक टेस्ट में आपको 25-25 क्वेश्चन में जिस तरह से आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये टेस्ट अपने पास मंगा लेना। और ये टेस्ट मात्र आपके एग्जाम तक हमने भाई 50 रुपीज़ का कर दिया है। 50 रुपीज़ आप जैसे ही पे करेंगे आपको ये टेस्ट मिल जाएगा तुरंत। टीम से हमने कह दिया है कि तुरंत जो भी स्टूडेंट मैसेज करेगा उनको ये टेस्ट दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 15 दिन बाद आपका पेपर शुरू होने वाला है। ओके, तो साथियों अपने पेपर में बैठने से पहले इस टेस्ट को आप लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब किया था। भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में किया था, तो 1982 में किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए। तो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो साथियों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, आप बताएंगे। तो सोवियत संघ से प्रेरित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था, बताइए। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था, तो है जैव विविधता की हानि। यही हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान था। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भारत में, 1966 में हुई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो साथियों 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च किया था। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था, जो कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा ही लॉन्च किया गया था, वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था, बताइए। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था। तो शुंग वंश बने थे भाई।
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? बताएंगे तो ज्योतिबा फूले हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या बनेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आंध्र प्रदेश की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि टारगेट हमारा है कि अपनी क्लास से पूरी एग्जाम तक चलानी है और अपनी तैयारी हम लोग साथ में करें लगातार 2-2 क्लास के माध्यम से। तो इसलिए भाई डेली क्लास करनी है। डेली क्लास कैसे करेंगे? नोटिफिकेशन आपका मेन आपका है नोटिफिकेशन ऑन करना। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। यदि आपको याद भी नहीं होगा तो भी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और हम डेली आपको बताते चलेंगे कि आपका एग्जाम इस डेट को है, प्लस हम आपको ये भी कराते चलेंगे कि आपके पेपर में किस तरह के सवाल आने वाले हैं भाई। ठीक है। तो इसलिए डेली क्लास करिए आप लोग। भारतीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? भारतीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 2003 में सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो साथियों किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? जैसे सरस्वती नदी का है, यमुना नदी का भी है, सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है, लेकिन कृष्णा नदी का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में नहीं है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप बताइए कि इस टाइम जो है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट सेक्शन बताइए। ये वर्तमान में कौन क्या है, इस सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। बताइए 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? कमेंट सेक्शन बताइए आप लोग। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो साथियों नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए। तो ये 2022-23 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। जैसे 2015 आया तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने लिया था। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो साथियों कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं? आप सभी बताएंगे। तो मुख्यमंत्री साहब करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? किस वर्ष में? तो 1994-95 में जीता था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? तो साथियों भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? तो भाई पाकिस्तान देश का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो साथियों जो जनजातीय नृत्य कुणबी है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? बताइए। तो ये गोवा राज्य में किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। कहाँ पर स्थित नील नदी को लंबे समय से यानी 6,695 किलोमीटर तक फैली दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता दी गई है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित नील नदी को लंबे समय से 6,695 किलोमीटर तक फैली दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए
अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आप बताएंगे। तो सैयद अहमद खान ने इसका नेतृत्व किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो साथियों भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष में भेजा गया था? तो 1942 में भेजा गया था क्रिप्स मिशन को भारत में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है? हर क्लास में हम आपको बताते हैं कि डीपीएसपी आयरलैंड देश के संविधान से बनाया गया है। इसे आयरलैंड देश के संविधान से बनाया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में पार्ट चौथे में शामिल है। तो आर्टिकल 36 से 51 यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। यही सवाल आप सभी से पूछा है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो साथियों इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो दोस्त मेरे याद है कि गंडक नदी है, प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो साथियों भारत का जो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है वो कौन सा है बताइए? तो शारदा एफसी है, जो कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है बताएंगे आप लोग? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके पेपर के लिए। तो केरल राज्य में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। देखिए किसके कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया है? तो साथियों किसके कारण से सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया? तो संसाधनों की सीमा के कारण सभी जो पंचवर्षीय योजना थी इनको समान महत्व नहीं दिया गया था। यहां से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का नाम क्या है? भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का नाम क्या है बताइए? तो अल्टीमेट खो खो है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती बाद के गुप्तों को हराया था? बताइए दोस्त मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने पूर्ववर्ती बाद के गुप्तों को हराया था? तो ऐसा किसने दावा किया था? सर्ववर्मन ने ऐसा दावा किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। तो यहां से अब साथी इंग्लिश के क्वेश्चन आए। इंग्लिश के पूरे भाई 75 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 75 नंबर में से हमें कम से कम 70 प्लस का तो टारगेट लेकर ही चलना है, क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही चुनिंदा टॉपिक से प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। देखिए सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी जो ग्रामेटिकली एरर होता है ना प्रश्न में आपके, तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में। जैसे यही प्रश्न देखिए, सी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर आर, इसका मतलब बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके पेपर के लिए। बताइए इनमें से कौन सा खंड भाई एरर है? सी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर, इसमें तो लगता है बहुत गलती है भाई। आप जानते हैं कि साथी जो एज है, ये जो एज है, एज कैसा भाई है? एडजेक्टिव है या एडवर्ब प्लस है? एज क्या है? एक कॉम्परेटिव स्ट्रक्चर है। एज जो है एक कॉम्परेटिव स्ट्रक्चर यानी तुलनात्मक स्ट्रक्चर है, जिसे एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। इसलिए मोर याद रखिए, यहां पे एज मोर की जगह क्या होना चाहिए? मच का प्रयोग किया जाएगा मेरे दोस्त। यानी सी इज एज मच इंटेलिजेंट, क्या मेरे दोस्त? सी इज एज मच इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर आर, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि एज जो है ना ये कॉम्परेटिव स्ट्रक्चर यानी तुलनात्मक स्ट्रक्चर है, जिससे आपका एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है हमेशा ये पॉजिटिव डिग्री में आते होते हैं भाई। ठीक है, मोर नहीं होगा, तो इसलिए भाई मोर की जगह क्या होना चाहिए? मच का प्रयोग किया जाएगा यहां पर, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? एज मोर इंटेलिजेंट एज, ये आपका पूरा खंड गलत है मेरे दोस्त। एज मच इंटेलिजेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बेसिक तो आप पहले इंग्लिश में क्लियर कर लीजिएगा भाई,
हम आप सभी से प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपका ग्रामर बेसिक क्लियर नहीं तो बेसिक क्लियर कर लीजिए, एक ही क्लास में कोई बेसिक वाला देख लीजिए, आपको पूरा हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू इम्प्रूव। सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। राघव who studied tourism at present is planning to go abroad after his graduation। यानी राघव जो वर्तमान में पर्यटन की पढ़ाई कर रहा है, स्नातक होने के बाद विदेश जाने की योजना बना रहा है। तो दोस्त इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग प्रेजेंट में हो रहे हैं, एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएस प्लस आईएनजी लगते हैं भाई। स्टडिंग सही होना चाहिए भाई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? स्टडीज होना चाहिए कि स्टडिंग होना चाहिए? ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हो रहा है भाई, प्रेजेंट में हो रहे हैं, एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है, ये आप सभी को मालूम होगा भाई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग प्रेजेंट में हो रहे हैं, एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? स्टडीज टूरिज्म हो जाएगा, स्टडिंग टूरिज्म होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज स्टडिंग होना चाहिए, स्टडीज नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए आप सभी का? इज स्टडिंग, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी बात आप ध्यान रखकर अपने सवालों को हल करिएगा। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफी इज एन सेमलेस एजलेस एज टी। इसका मतलब बताइए क्या होगा भाई? इस सेगमेंट का राइट आंसर क्या बनेगा? केवल आपको एन सेम एजलेस एज का मतलब बताना है। यानी किराने की दुकान पर कॉफ़ी चाय के सामान ही एक ही गलियारे में मिलती हैं। यानी किराने की दुकान पर कॉफ़ी चाय के सामान ही एक ही गलियारे में मिलते हैं। तो दोस्त मेरे ध्यान से देखिए ना, एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफी इज इन एन लगा, यानी यहां पे आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है क्या? बताइए। सेंटेंस क्या एक स्पेसिफिक नाउन है? एजलेस क्या है भाई? एजलेस के बारे में बात करा है, इसलिए द का प्रयोग होना बिल्कुल अनिवार्य होता है। आर्टिकल यहाँ पे द का प्रयोग बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मेरे हिसाब से। तो जो यहाँ पे एन लिखा है ना, इसकी जगह द होना चाहिए था भाई। द सेम एजलेस एज टी होना चाहिए। आर्टिकल द का प्रयोग स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नाउन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। दिया गया जो सेंटेंस है एक भाई एजलेस क्या है? एक स्पेसिफिक नाउन है, तो इसके लिए द आर्टिकल प्रयोग होगा। किसका होगा? द आर्टिकल का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? द, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? द सेम एजलेस एज होगा, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, द का प्रयोग कब होता है? पार्टिकुलर नाउन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, या तो किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए किया जाता है। एजलेस क्या है? एक स्पेसिफिक नाउन ही है, तो यहाँ इसीलिए एन की जगह द का प्रयोग होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। बताइए दोस्त मेरे सवाल का राइट आंसर। मैं अपने कुत्ते को घुमाने जा रहा हूँ। तो मैं अपने कुत्ते को घुमाने जा रहा हूँ जो वर्तमान में हो रही या होने वाली है, अतः नाउन या नाव का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं भाई? जब भाई वर्तमान में हो रही है या होने वाली होती है तो उसमें भाई हम किसका प्रयोग करते हैं? नाव का प्रयोग करते हैं भाई, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो दोस्त मेरे इसमें क्या फील होगा? नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या बनेगा? सॉल्व करिए। सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। बताइए इसके लिए एक शब्द बताइए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप सभी को बताना है। बिल्कुल वही शब्द जो मूल रूप से इस्तेमाल किए गए थे। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? फैक्चुअल होगा। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है? तथ्यात्मक होता है। क्या होता है? तथ्यात्मक होता है। ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? जो कोई चीज सजावटी होता है, जैसे ऑर्नामेंट है।
ऑर्नामेंट होता है ना, सजावटी चीज। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, क्लास में मैंने आपको बता दिया, सटीक है, बिल्कुल सटीक चीज है। तो वर्बेटिम बोलेंगे, यानी दोस्त मेरे बिल्कुल वही शब्द जो मूल रूप से इस्तेमाल किए गए थे, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, वर्बेटिम बोलेंगे। वर्बेटिम का मतलब होता है ना एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर एज यूज्ड ओरिजिनली। तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या बनेगा, इसको देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ब्लू इन द फेस, आप सभी केवल इतने का मुहावरे का अर्थ बताना है। ब्लू इन द फेस, बताइए ब्लू इन द फेस मतलब जानते हैं कि मैराथन के बाद, यानी सवाल को पूरा पढ़िए। सुशांत लुक्ड ब्लू इन द फेस आफ्टर द मैराथन, यानी मैराथन के बाद सुशील का जो चेहरा था ना वो नीला पड़ गया था भाई, यानी वो थक गया था। यदि आप कोई सुबह से लेकर शाम तक कोई मैराथन किसी सब्जेक्ट का करते तो आप अंदर से एकदम थक जाते हैं कि नहीं, तो उसी को यहाँ पे ब्लू इन द फेस के रूप में दर्शा रहा है। यानी आप हैप्पी होंगे, खुशी तो होंगे नहीं भाई, आप दुख हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ दुख नहीं होगा। आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, थका हुआ। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल थका हुआ। तो यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड अंडरलाइन। तो डिसर्न का आप सभी को पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए डिसर्न का मतलब क्या होता है, पहचानना होता है। डिसर्न का मतलब पहचानना होता है। सेंटेंस को पढ़िए, जैसे द डिटेक्टिव जॉब्स वाज टू डिसर्न द ट्रूथ फ्रॉम द वेब ऑफ लाई, यानी जासूस का काम झूठ के जाल से सच्चाई को अलग करना था। जासूस का काम झूठ के जाल से सच्चाई को अलग करना था। तो यहाँ पे डिसर्न का मतलब पहचानना होता है। तो इसका समानार्थी शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जैसे इग्नोर का मतलब क्या होता है, अनदेखा करना होता है, अनदेखा करना होता है, ठीक है। इग्नोर का कंफ्यूज मतलब क्या होता है, उलझन में डालना, ठीक है। और परसिव का मतलब क्या होता है, समझना। तो पहचानना का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे समझना हो जाएगा, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, गढ़ना। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, गढ़ना, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा, डिसर्न का सिनोनिम सबका परसिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीस का विलोम शब्द बताइए। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है। तो एंटीस का बताइए क्या होता है। एंटीस का मतलब होता है लुभाना। एंटीस का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, लुभाना होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, एल्योर का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। एल्योर का मतलब क्या होता है भाई, आकर्षित करना होता है, ठीक है, आकर्षित करना होता है। उसके बाद रिपल्स का मतलब क्या होता है, घृणा उत्पन्न करना है, घृणा उत्पन्न कर, यानी लुभाना। तो इसका क्या होगा, रिपल्स हो जाएगा। एंटीस का एंटोनिम क्या होगा, रिपल्स हो जाएगी, बी ऑप्शन, ठीक है। इनवाइट मतलब आप जानते हैं कि आमंत्रित करना होता है भाई, क्या होता है, आमंत्रित करना होता है। इनवाइट जैसे आप किसी को करते हैं किसी फंक्शन में, या किसी। टेंगल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का उलझाना भी होता है भाई, टेंगल में डाल देना, उलझाना। तो इस सवाल का बी ऑप्शन एंटीस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिपल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45 को। फ्लैक्चुएट का बताइए एंटोनिम क्या होगा। फ्लैक्चुएट का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव। क्या होता है भाई, उतार चढ़ाव। तो इसका क्या बनेगा, डिसेंड, नीचे उतरना, स्टीडी हो जाएगा भाई, स्थिर हो जाएगा, यानी इस सवाल का बी। डिसेंड का मतलब, जिससे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हम क्या होते हैं नीचे उतरते हैं भाई, नीचे उतर बड़े से छोटे के रूप में जाते हैं, यानी नीचे उतरते हैं। स्टीडी का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है, यानी फ्लक्चुएट का जो आपका एंटोनिम होगा ना वो स्टीडी होगा। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, मिटिगेट का मतलब याद रखिएगा कम करना होता है, मिटिगेट का मतलब कम करना होता है। ओबल का मतलब क्या होता है, ओबल का मतलब है डगमगाना, डगमगाना होता है, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड द टीचर असेस द स्टूडेंट फ्लायर फॉर राइटिंग। शिक्षक ने छात्र के लेखन का मूल्यांकन किया, तो इनमें से कौन सा गलत भाई, फ्लायर होता है कि फ्लेयर होता है, ये बताइए आपने पहले।
तो सर यही तो गलत है, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द टीचर असेस्ड द स्टूडेंट फ्लेयर फॉर राइटिंग, यानी शिक्षक ने छात्र के लेखन का अवमूल्यांकन किया। ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें आप करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब ध्यान रखिएगा भाई, विशेषाधिकार होता है। क्या होता है? विशेषाधिकार होता है। तो बताइए अब प्रिविलेज का स्पेलिंग कौन में इनमें सही है? तो ध्यान रखिए सी ऑप्शन इसमें सही है। PRIVILEGE होता है प्रिविलेज का सही स्पेलिंग, ठीक है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल द ब्लैंक ड्यूरिंग द ऑफ क्यून विक्टोरिया इंग्लैंड मेड ऑल अराउंड प्रोग्रेस। ये अच्छा सवाल है भाई, यानी कि महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में इंग्लैंड ने सर्वांगीण प्रगति किया, यानी इसमें ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्यून विक्टोरिया इंग्लैंड मेड ऑल राउंड प्रोग्रेस। डी ऑप्शन रेन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेन मतलब क्या होता है भाई? शासन, यानी विक्टोरिया जो क्यून थी इनके शासनकाल में इंग्लैंड ने अधिक विकसित किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 हल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रॉफिट का समानार्थी शब्द बताइए, पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रॉफिट आप जानते हैं भाई लाभ होता है, ठीक है। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? लाभ ही होता है। तो यही हमारा पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई। डिबेट का मतलब क्या होता है? रीड होता है, ठीक। पेमेंट का मतलब जो आप भुगतान करते हैं भाई। लॉस मतलब हानि। प्रॉफिट का एंटोनिम लॉस होगा। तो इस सवाल का ऑप्शन राइट आंसर बन रहे हैं। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, बताइए। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जो वर्तनी में बुरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? कैकोग्राफर बोलते हैं। ध्यान रखिए कैकोग्राफर, यानी जो वर्तनी में बुरा है उसको कैकोग्राफर बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर बोलेंगे भाई। फोटोग्राफर तो बोलेंगे नहीं, जो फोटोग्राफी करता है। कोरियोग्राफी तो बोलेंगे नहीं। और जो यहाँ से छविनिश से लिखा है ना, इसके मतलब जानते क्या होता है? अंध राष्ट्रवादी होता है। क्या होता है? अंध राष्ट्रवादी होता है, ठीक है। जो यहाँ पे छविनिश लिखा है, जो भाई वर्तनी में बुरा होता है, खराब होता है, उसको हम कैकोग्राफर बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 51। तो साथियों यहाँ से अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 4, 6, 10, 18, 34 क्वेश्चन मार्क। नंबरों का श्रृंखला दिया है, नंबर बढ़ रहे हैं। 4, 6, 10, 18, 34, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। 4 से 6 प्लस 2 हुआ, 6 से 10 प्लस 4 हुआ, 10 से 18 प्लस 8 हुआ, 18 से 34 यानी प्लस 16 हो गया। देखिए 2 का दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, 8 के दुगुना 16। तो इसी प्रकार 16 का दुगुना हम 32 में कर देंगे। 32 और 34 कितना होगा? 66 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर 66 बनेगा, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? यदि साथी आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे भाई। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 हल करिए। 7 व्यक्ति है LMNOP Q और R, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पहले तो आप दिशा समझ लिए, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ये आपका दिशा है। और हम आपसे कहें कि आपका नाम प्रिंस है और आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं, यानी उत्तर आप नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो हम आपसे पूछे कि आपका राइट हैंड किधर होगा, यानी आपका दाहिना साइड किधर होगा। तो आप कह देंगे सर जी राइट साइड तो हमारा इधर हो जाएगा जब हम उत्तर की तरफ देख रहे हो तो तब। और हम आप सभी से कहें कि आपका लेफ्ट साइड यानी बायां साइड किधर होगा, तो आप कहेंगे सर जी इधर होगा जब हम उत्तर की तरफ देख रहे हो तब। ये तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए एक पंक्ति हमें तैयार करना है। जैसे ये पंक्ति आपका है, इसी पंक्ति में हमें 7 व्यक्तियों को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, हम वहीं से सवाल को शुरुआत करते हैं जहां से हमें ऐसा लगेगा कि इसके बाद कोई अक्षर नहीं आ सकता है। देखिए जैसे पहले लाइन को पढ़ा जाए, समझा जाए। यम जो है वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। यम जो है ना वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। ओ जो है वो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। आर जो है पी के ठीक दाईं ओर तथा यल के ठीक बाईं ओर बैठा है। उसके बाद देखिए
यन जो है ना यल के ठीक दाईं ओर तथा ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यन के बाईं ओर से दूसरे स्थान में कौन बैठा है? इसमें तो भाई कोई ऐसा ही लाइन हमें नहीं मिला कि हम सवाल को शुरू कर सकें, तो अब हमें तो भाई शुरुआत ही सॉल्व करने की आवश्यकता है। अब देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन हम फिल करते चलेंगे। जैसे इसमें देखिए ध्यान से एकदम अच्छी तरीके से आप सॉल्व करिएगा, किसी प्रकार का डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछेगा। यम जो है ना वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी पी के ठीक बाईं ओर यम बैठा है। ये आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक मेरे दोस्त, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। देखिए पी के ठीक बाईं ओर एम बैठा है, तो मान कीजिए दोस्त पी को हम यहाँ बैठा देते हैं, पी के जस्ट बाईं साइड यम, तो एक आध दो पंक्ति को छोड़कर बैठाया जाए कि जिससे कि अगला लाइन पढ़ने में हमें आसान हो भाई। तो पी के जस्ट लेफ्ट हैंड में यम को बैठा दिया। उसको देखिए ओ जो है ना वो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यू के ठीक बाईं ओर ओ बैठा है। तो दोस्त मेरे ऐसा करते हैं क्यू के ठीक बाईं ओर ओ बैठा है, यानी क्यू को यहाँ बैठा देते हैं, ओ को यहाँ बैठा देते हैं। तभी देखिए क्यू को जस्ट लेफ्ट साइड में ओ बैठा है, तो इसको भी हमने बैठा दिया। अब देखिए आर जो है ना वो पी के दाईं ओर, यानी पी के दाईं ओर आर यानी यहाँ हो जाएगा, और तथा यल के ठीक बाईं ओर यानी एल को यहाँ बैठा देंगे भाई। फिर उसको देखिए यन जो है ना यल के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी यल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एन बैठा है भाई। सभी पंक्ति तो हमारा कंप्लीट हो गया, तथा ओ के ठीक बाईं ओर बैठा। लेकिन सवाल को हमें पढ़ना है केवल यन के बाईं ओर से दूसरे स्थान में कौन बैठा है, यन के बाईं ओर से दूसरे आर बैठा है, बस इतना ही देखना है। सवाल को बस हमें पूरा करना है, यानी पंक्ति जहां पे कंप्लीट हुआ, यदि सवाल हमारा मैच कर गया तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए लास्ट लाइन में यन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? यन यहाँ पे लास्ट में, तो इसके जस्ट राइट साइड में कौन बैठा? आर बैठा है, जो कि डी ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, अब आप सभी को समझ में आया कि नहीं? ये पहले आप बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे भाई, अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है, लास्ट लाइन आपको ध्यान रखिए, यदि आपका लास्ट लाइन अक्षर बैठ गया तो समझिए आपका सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल को हल किया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 53 क्या दे रखा है? देखिए BSGN का रिलेशन 5, 22, 10, 17 है। TAUE का रिलेशन 23, 4, 24, 8 है। तो PJDQ का रिलेशन क्या होगा? देखिए जैसे BSGN 4 अक्षर हैं तो 4 अलग कोड किया भाई, 5, 22, 10, 17। अब इनका कोड कर देंगे, जैसे B होता 2, यस होता 19, G होता 7, N होता 14। देखिए 2 में हम 3 जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा, 19 में 3 जोड़ देंगे तो 22 बन जाएगा, 7 में 3 जोड़ देंगे 10 बन जाएगा, 14 में 3 जोड़ देंगे 17 बन जाएगा। यानी हर एक अक्षर का कोड है, इसमें +3 है। यही इसमें लॉजिक लगा है भाई, है ना। उसी प्रकार देखिए TAU का है, TAUE का है। T होता 20, 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23 बन जाएगा। ए होता 1, 1 में 3 जोड़ देंगे तो 4 बन जाएगा। यू होता 21, 21 में 3 जोड़ देंगे तो 24 बन जाएगा। ई होता 5, 5 पे 3 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। देखिए 23, 4, 24, 8, देखिए 23, 4, 24, 8, यही कोड क्या है। यानी हर एक अक्षर का हमें ये जो हमसे पूछा इसका कोड करेंगे, इसमें +3 कर देंगे भाई। PJDQ, P होता 16 तो इसमें 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। J होता 10, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 13 बन जाएगा। D होता 4, इसमें 3 जोड़ दिए 7 बन जाएगा। Q 17, इसमें 3 जोड़ दिए 20 बन जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 19, 13, 7, 20, 19, 13, 7, 20, 19, 13, 7, 20, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में जैम को 51, 39 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और BALM को 95, 21 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यल के लिए कूट क्या होगा? तो दोस्त मेरे देखिए यल का कोड पूछा, पहले कॉमन चेक करेंगे। यल जैम में नहीं है लेकिन यल इसमें है। ये सवाल शायद मैंने कराया है क्या? जब साथी जैम दिया है JAMB, जैम में 4 अक्षर हैं, 5, 1, 3, 9, और उसके प्रकार BALM बाम है, 95, 21 है। एल का कोड क्या बनेगा? देखिए यल इसी में है भाई, जैम में इसमें नहीं है भाई, जैम में यल नहीं है, इसका मतलब कि हमारा कोड इसमें नहीं मिलेगा, यानी इसमें कॉमन वाला मेथड नहीं लेगा। तो दूसरा मेथड हम कौन सा अप्लाई करेंगे? एलिमिनेट का। इनके कोड को हम एलिमिनेट करेंगे, जो जो नंबर डॉट होगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे देखिए जैम में 5 है और BALM में 5 है तो 5 को हटा देंगे। एक इसमें है, एक इसमें है तो इसको हटा देंगे।
9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। अब देखिए यल आपका इसमें है और 2 बच रहा है इसमें, तो यल का कोड क्या हो 2 हो जाएगा, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप सभी को सवालों को हल करना है भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 208, 190, 163, 127, 82 क्वेश्चन मार्क। इस बार नंबरों का श्रृंखला दिया है लेकिन घटते क्रम में दिया है भाई। 208 से 190 किया है, उसके बाद 163 दिया है, 127 दिया है और 82। इसके बाद कौन सी संख्या आ गई? हल करिए भाई। जैसे 208 से हमें 190 जाना है, यानी इसमें हम कितने का माइनस कर सकते हैं? तो भाई हम इसमें -18 कर सकते हैं ना। यदि हम 90 में 18 जोड़ते हैं तो 108 हो जाता है, ठीक है। अब 190 से आपको 163 जाना है, यानी इसमें -27 कम किया है भाई। 190 में से -27 कम करेंगे तो 163 हो जाएगा। 163 से आप 127 कैसे जा सकते हैं? तो इसमें -36 कर सकते हैं आप। 63 में से 36 करते तो 27 हो जाता है। उसी प्रकार 127 से आपको 82 जाना है, तो दोस्त मेरे यदि हम इसमें -45 करते हैं, देखिए 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, यानी 9 का टेबल चला है भाई। यानी अगली जो संख्या हम 82 में से घटाएंगे वो -54 घटाएंगे, क्योंकि 9 5 45, 9 6 54 आ जाएगा भाई। तो 82 में से आपको 54 घटाना कितना आएगा? 12 में से 4 घटा 8, 7 में से 5 घटा 2, यानी 28 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताएंगे दोस्त आपको इस सवाल पे किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए यदि शब्द ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ग्रेसफुल दिया है ना, GRACEFUL, तो इन्हीं अक्षरों का इस्तेमाल करके हमें ना, जैसे कि आपका ABCDEFG रहता है ना, तो इसी तरह हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले A आ जाएगा भाई, B नहीं है, C आ जाएगा, फिर उसका C, D नहीं है, E आ जाएगा, F है भाई, F यहाँ पे आ जाएगा, F G यहाँ पे आ जाएगा, G H नहीं है, GHIJ नहीं है, K भी नहीं, L तो यहाँ पे आ जाएगा, LMNO, P नहीं है भी, Q नहीं है, R है, लेकिन देखिए ग्रेस R है तो R आ जाएगा, RS T नहीं है, U देखिए है। तो कोई ऐसा स्थान है जो कि अपना अनचेंज किए भाई? कोई है ऐसा भाई? बताइए आप सॉल्व करके, सभी दोस्त बताएंगे भाई। कोई ऐसा है भाई? देखिए G से A हो गया है, बदल गया है, चेंज कर दिया है। R से C हो गया, A से E हो गया है, C से F हो गया है, E से G हो गया, F से L हो गया, U से R हो गया, L से U हो गया, यानी सभी ने अपना चेंज को चेंज कर दिया भाई। यानी एक का भी नहीं हुआ है, यानी एक भी अक्षर अपने स्थान को अपरिवर्तित किए हैं, सभी ने अपना चेंज कर दिए हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 57। इस सवाल का राइट आंसर आप सभी बताएंगे भाई। देखिए एक निश्चित कुल भाषा में x@c का अर्थ है कि x जो है ना वो c की पुत्री है, $C का अर्थ है कि x जो है वो c का पति है, x = c का अर्थ है कि x जो है c की माता है, और x' का अर्थ है कि x जो है ना वो c का क्या है भाई? पिता है। यही सवाल आप सभी से पूछा है, ठीक। तो इसमें तो दोस्त मेरे देखिए, अब यहाँ से सवाल हमसे यदि $N@E$J$S है तो उपरोक्त के आधार पर J का यन से क्या संबंध बनेगा? ये सवाल आप सभी से पूछा है भाई। J का यन से क्या संबंध बनेगा? देखिए इस तरह का सवाल आपको बहुत आसान तरीके से हल करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लगाना है, बहुत आसान सवाल होता है ये। जैसे देखिए पहले यही आपको बस ये आपको समीकरण देखना है, ये समीकरण बस देखना है, ठीक है। देखिए N@E है तो @ का मतलब देखिए प्रश्न में दिया क्या है, अर्थ क्या दिया है? x@c का अर्थ है कि x जो है ना वो c की पुत्री, यानी यहाँ पे e की पुत्री कौन हो जाएगी? n हो जाएगी। e की पुत्री कौन है भाई? n है, ठीक। उसका देखिए $J है तो यहाँ पे डॉलर का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया? $C का अर्थ है कि x जो है ना वो c का पति है, यानी j का पति कौन है भाई? j का पति e है, ठीक। यानी j का पति e है तो e और j आपस में पति पत्नी हो जाएंगे भाई, और इनकी पुत्री n हो जाएगी। सिंपल फंडा ये हो गया। उसका देखिए J@S है, @ का मतलब देखिए फिर से यहाँ पे
@ का मतलब कि x जो c की पुत्री यानी यस की पुत्री इस बार जे हो जाएगी भाई। ठीक, अब देखिए लास्ट वाला ये मैं हो गया भाई, यानी यस मैं हूं, ये मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री के पति। यस जो मैं हो गया, ये मेरी पुत्री जे है, मेरी पुत्री के पति, यानी जे और ये आपस में क्या है भाई, पति पत्नी, और इनकी पुत्री यन है। तो जे का यन से क्या रिलेशन होगा, जे का यन से क्या होगा भाई, सिंपल सवाल है, मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री का क्या हो गया, पुत्री होगी, यानी पुत्री का पुत्र होगा भाई। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा मेरे दोस्त, माता हो जाएंगे भाई। क्योंकि भाई देखिए ये मैं हो गया यस, मेरी पुत्री है जे, जे के पति ई है, जे के पति ई है, ई की जो पुत्री यन है, यानी जे जो है वो क्या है भाई, यन की माता है भाई, क्योंकि जे और ये आपस में पति पत्नी है, और इनकी पुत्री यन है, जे क्या एक पुत्री यानी एक लड़की मेरी बेटी है। ठीक है, तो जे का एन से क्या होगा, माता के रूप में होगा, यानी ऑप्शन ही सॉल्व का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया। इस तरह से आप सभी को सवालों को हल करना है भाई, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या बनेगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो कि उस समूह से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से 3 एक समान पैटर्न पे फॉलो करें, एक अलग पैटर्न फॉलो करें, उसी अलग पैटर्न को आपको बताना है। तो इस तरह के सवालों को आपको इन्हीं ऑप्शन में कोड कर देना है। जैसे HJL है, H 8 होता है, J 10 होता है, L 12 होता है। 8 से 10 प्लस 2 किया है, 10 से 12 प्लस 2 किया है। ठीक, NPR देखिए N 14 होता है, P 16 होता है, R 18 होता है। 14 16 प्लस 2 होता है, 16 से 18 प्लस 2 होता है, इसमें भी प्लस 2 है। ऑप्शन देखिए यस होता है 19, यू होता है 21, भी होता है 22। देखिए 21 22 इसमें +1 कर, यही आपका अलग हो जाएगा भाई। 2 कॉमन मिल गया, इसका मतलब भी जो एक अलग मिलेगा वही आंसर होगा, यही तो सी ऑप्शन अलग हो जाएगा भाई। यानी ये पैटर्न को फॉलो नहीं करें। यदि आप ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे ना तो आपको +2 का पैटर्न मिलेगा। ठीक है, सभी को समझ में आया। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। EHO, HJP, KLQ क्वेश्चन मार्क है। तो हम पहले अक्षर का कोड करेंगे, EHK का रिलेशन बनाते हैं। देखिए EHK, ई होता 5, EH होता 8, K होता 11, 5 से 8 यानी +3, 8 से 11 +3। तो इसी प्रकार 11 में 3 जोड़ देंगे 14, 14 पे कौन होता है यन, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो यन से मिलेगा। या तो NNR होगा या तो NMR हो जाएगा। यही हमारा 2 ऑप्शन है भाई, क्योंकि यन से शुरू हुआ है। अब दूसरे अक्षर का रिलेशन बनाएंगे HJL का, HJ और L। H होता 8, J होता 10, L होता 12। 8 से 10 +2, 10 से 12 +2। तो इसी प्रकार 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पे कौन यन, तो यानी डबल एन हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह NNR आएगा, बिल्कुल राइट आंसर। कितना आसान भाषा में साथी हम आप सभी को सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे भाई। बाई चांस मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा याचना करिएगा भाई, क्योंकि मेहनत आपके लिए दिन रात हो रही है तो बाई मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाए पूरा तैयार करा कर ही आपको अपने पेपर में बैठाएं भाई। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आप पूरा क्लास को देखिए बहुत अच्छी तरीके से। ओके दोस्त मेरे, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या दे रखा है। यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दिया है, भाग और गुणा को बदलना है इस समीकरण में और प्लस माइनस को बदलना है। तो पहले समीकरण को हम बना लेते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। 50 माइनस है तो प्लस में बदलना है भाई, 9 भाग है तो गुणा में बदलना है, 1 प्लस है तो माइनस में, 63 भाग है तो गुणा है तो भाग में बदल दीजिए। ये समीकरण तैयार है, इसमें अब हम लोग बॉर्डमस का नियम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 50 प्लस 9 1 कम 9, यहाँ से 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 7 का भाग 63 में देंगे तो 9 आएगा। देखिए प्लस माइनस और प्लस माइनस है तो कट गया, यानी +9 है -9 है तो कट गया, यानी आंसर इस सवाल का 50 आएगा सीधा सीधा, जो कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए ये अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। जब एक वस्तु की कीमत 10% कम दी जाती है तो उसकी बिक्री 60% बढ़ जाती है, तो आमदनी पर निव्वल प्रभाव क्या होगा। तो साथियों जब भी प्रश्न में 2% दे तो आपको बिल्कुल भी कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है, केवल एक ही मेथड अप्लाई करना, वो रेशियो मेथड है।
या तो रेशियो मेथड अप्लाई कर लीजिए, या तो ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान में 100, ये फॉर्मूला अप्लाई करें। सबसे बेस्ट तरीका आपका रेशियो मेथड। जैसे एक सामान आप खरीद रहे हैं, आपको पहले 10% कम दिया, यानी कोई सामान आपने 100 रुपये खरीदा तो आपको पहले 10 रुपये कमी दी गई, यानी वो सामान अब 90 रुपये की हो जाएगी। फिर उसके बाद उसकी बिक्री 60% बढ़ गई, यानी आपने फिर से वही सामान 100 रुपये खरीदा और उस पर 60% बढ़ा कर दी जा रही है, यानी वो सामान अब 160 रुपये को हो जाएगी। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, काटिए, छोटा करिए इसे। जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 5 10, 2 8 16 है ना। फिर देखिए, अब देखिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए, 5 10 में 50 इधर हो जाएगा, 8 9 72 इधर हो जाएगा, यानी 50 का सामान आप कोई खरीद कर 72 में बेच रहे हैं, यानी यहाँ से आप सभी को 22 का प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है? इस 50 से हो रहा है, यानी आपने कोई 50 का सामान खरीदा और उसे 72 में सेल करें, यानी भाई आपको 50 से 72 कितने का प्रॉफिट होगा? 22 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? तो 22 को ऊपर रखेंगे, किससे प्रॉफिट हो रहा है? ये 50 से, नीचे 50 रखेंगे, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 कम 5 5 दूना, यानी 22 दूना 44% का हमें भाई वृद्धि होगा, यानी आमदनी पर निवल प्रभाव क्या होगा? 44% की वृद्धि होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, तो इस तरह से आप सभी सवालों को टैकल करेंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, एक वस्तु को ₹880 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को ₹900 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? हल करिए। एक वस्तु को 880 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ हो रहा है। पहले तो 880 का 10% निकाल लीजिए भाई, आपको मालूम हो जाएगा। या सीपी बराबर यानी कास्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस ऐसे भी कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा भाई? सीपी यदि हम निकालेंगे तो यानी सीपी बराबर क्या हो जाएगा भाई? आपका सेलिंग प्राइस यानी 880 कितना है? 880 है। उसके बाद इंटू 100 प्रॉफिट यानी 110 हो जाएगा, 10% हो रहा है, यानी 100 पे 110 हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, आपको कितना कास्ट प्राइस निकलेगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 11 11 88, 80 गुणे आपका 10 कितना? 800, यानी यहाँ से कास्ट प्राइस हमारा 800 निकल गया भाई, ठीक है। 880 रुपये बेचने पर एक दुकानदार को जो 10% का लाभ हो रहा है, तो कास्ट प्राइस का कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा भाई। पहले हमने कास्ट प्राइस को निकाल लिया। अब यहाँ से आपका देखिए कास्ट प्राइस 800 है और आपका सेलिंग प्राइस आपका 900 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। 900 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी 800 से कोई सामान 900 रुपये में बेच रहे तो आपको 100 रुपये का लाभ हो रहा है भाई, ठीक। कोई कास्ट प्राइस हमने यहाँ से कितना निकाल लिया भाई? 800 निकाला है, और सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है भाई? 900 का हो रहा है। कोई सामान आप 800 खरीद रहे हैं और 900 में बेच रहे हैं, यानी 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है? 800 से हो रहा है। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100/8 कितना होता है? यानी 12.5% होता है ना भाई। 8 का भाग 100 में दे दो, कितना होगा? 12.5%। बेसिक ये तो आपको मालूम होना चाहिए, यानी सॉल्व का राइट आंसर, यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 12.5% का लाभ होगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए। एक एथलीट है, 1950 मीटर की दूरी 13 मिनट में पूरी करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? ये तो भाई बेस्ट सवाल है। जैसे एक एथलीट है, 1950 मीटर की दूरी 13 मिनट में पूरा करता है, यानी डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है भाई? 1950 मीटर दिया है, और टाइम कितना दिया है भाई? 13 मिनट दिया है, ठीक। 13 आपका मिनट दिया है, ठीक। तो पहले तो साथ ही हम लोग मिनट को घंटे में चेंज कर लेते हैं। आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है, यानी 1/60 आवर होता है, ये आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार 13 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 13/60 हो जाएगा। ये तो बेसिक भाई आप सभी को मालूम है, क्योंकि हमने मिनट को घंटे में चेंज किया। तो 1 मिनट में 1/60 घंटा, तो इसी प्रकार 13 मिनट बराबर 13/60 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीड बराबर हम निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम से, क्योंकि डिस्टेंस आपका दिया है, टाइम में दिया, तो यहाँ से स्पीड पहले हम निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। देखिए स्पीड बराबर d/t हो जाएगा। डिस्टेंस हमने स्टार्टिंग में लिखा था कितना है? 1950। टाइम कितना है भाई? 13/60। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 60 ऊपर चला जाएगा, यानी 1950
गुड़े 60/13, ये इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करके कितना आएगा भाई? जैसे इसको सॉल्व करेंगे 13 से काट सकता है क्या? 13×130, 13×5 काट सकता है भाई। देखिए 13 कम 13, पहले 13×160 नहीं काटेगा भाई, 1 सेकंड नहीं काटेगा भाई, नहीं काट पाएगा भाई। अब देखिए हम 60 का गुणा 1950 में, पहले 195 गुणा 6 में करते हैं, 2 जीरो आखिरी में बढ़ा देंगे भाई। 6 पंजे 30 का 0 3, 6 9 54, 3 57, 5 6 कम 6 5 11, 117 0 00 और बाकी है तो 00 इसमें बढ़ा देंगे यानी 13। अब देखिए कट जाएगा भाई, 13 कम 13, 13 9 17, यानी यहाँ से भाई 9 13 9 117 3 0 यानी 9000 आएगा भाई, यानी 9000 मीटर प्रति घंटा में आएगा भाई। लेकिन 9000 अभी तो मीटर प्रति घंटा में आया दोस्त मेरे, लेकिन हमें मीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? आप सभी बताएंगे। अभी तो हमारा 9000 मीटर प्रति घंटा आया है, तो दोस्त मेरे आप जानते कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है भाई। तो उसी प्रकार यस बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 9000/1000, यानी 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा मेरे दोस्त। कितना आएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, उसकी चाल कितनी होगी, कितने में होगी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो दोस्त मेरे आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ठीक है, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। देखिए SI बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। ठीक, प्रिंसिपल आपका 3000 है, ठीक, रेट आपका 3% है, टाइम आपका 2 वर्ष है, बटे में 100 है। 00 से 00 कैंसिल, 30 या 90, 90 दूना 180 आएगा इस सॉल्व का राइट आंसर। 180 जो कि बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 को। एक और सवाल कॉल करिए भाई। 5 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार लेगी राशि 3500 पर साधारण ब्याज क्या होगा? SI बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में यानी 3500 दे रखा है, रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है जो कि 6% दिया, टाइम आपका 5 वर्ष है, बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल करें, 6 पंजे 30, 30 गुणे 35 कितना होगा? 35 दूना 70, 35 दूना 70, 105 यानी 1050 होगा। 35 गुणे 30 कितना होगा? 1050 हो जाए, जो कि पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। सभी को समझ में आया किस तरह से राइट आंसर आया 1050? ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 66। तो और भाई इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट का इंग्लिश में तैयारी बहुत कम है, तो अधिक से अधिक हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन भी फोकस करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। सेरेना फ्रॉम फीवर सिंस द 5th ऑफ दिस मंथ। ये टेंस से पहले कौन सा? फ्रॉम फीवर सिंस भी लगा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कोई काम किसी क्रिया के पूरे होने पर समाप्त हो गया हो या जारी हो, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई काम किसी क्रिया के पूरा होने पर समाप्त हो गया है या जारी है। सेरेना इस महीने में 5 तारीख से बुखार से पीड़ित है, यानी सेरेना हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द 5th ऑफ दिस मंथ। ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है भाई, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताइएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यू एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियन वेरी क्लियरली बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट एग्री टू यू। देखिए आपको कुछ खंड दिया गया है, एक खंड में ग्रामेटिकल एरर है, तो उसी को आपको बताना है कौन सा है। जैसे पहले खंड में देखिए, यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, यानी आपने अपनी, जैसे यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेरी क्लियरली बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट एग्री टू यू। आपने अपनी राय बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त की, लेकिन मुझे खेद है, लेकिन माफ़ कीजिए। तो दोस्त मेरे जैसे पहला में देखिए आपका यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आपने अपनी राय बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त की, वेरी क्लियरली, बट आई एम सॉरी, लेकिन मुझे खेद है, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एग्री टू यू, आई कैन नॉट
मैं आपके सहमत नहीं हो सकता सकती, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है भाई। ये जो आपका तीसरा पंक्ति है, बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट एग्री टू यू, तो इसमें कौन सा रॉन्ग है भाई? आई कैन नॉट एग्री टू यू, आई कैन नॉट, मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता या सकती, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है। तो दोस्त मेरे, आई कैन नॉट एग्री टू यू इसकी जगह क्या होना चाहिए भाई? कौन सा रॉन्ग है इसमें भाई? यही आपका रॉन्ग है, आई कैन नॉट एग्री टू यू। ठीक, जैसे यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेरी क्लियरली, यानी आपने अपनी राय बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त की। बट आई एम सॉरी, लेकिन मुझे खेद है, लेकिन मुझे माफ़ भी कीजिएगा भाई। करेक्ट क्या होना चाहिए? आई कैन नॉट एग्री विथ यू होना चाहिए था, आई कैन नॉट एग्री विथ यू होना चाहिए भाई ने। टू की जगह क्या होना चाहिए भाई? विथ होना चाहिए था। तो यही आपका खंड क्या है? गलत है भाई। आई कैन नॉट एग्री विथ यू ये आपका परफेक्ट होना चाहिए था। आई कैन नॉट एग्री टू यू ये गलत है भाई, ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आई कैन नॉट है ना, जैसे ये आई कैन नॉट है, ये आपका भाई ने मतलब कि ये व्याकरण की दृष्टि से सही है, ध्यान रखिएगा। आई कैन नॉट यदि कहीं लिखा रहेगा तो ये व्याकरण की दृष्टि से सही होगा, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से आप जाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई कैन नॉट एग्री टू नहीं होना चाहिए, एग्री विथ होना चाहिए भाई। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 68 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अबेंडेंस का उल्टा शब्द बताइए। अबेंडेंस का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? प्रचुरता होता है, ठीक है, प्रचुरता। तो इसका बताइए क्या हो जाए? जैसे कि स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है भाई? कमी होता है। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? सौभाग्य। क्या होता है भाई? सौभाग्य होता है, ठीक है। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? जो समृद्धि होता है। प्रोस्पेरिटी का मतलब दोस्त मेरे समृद्धि होता है, ठीक। एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? उत्साह होते हैं हम लोग, ठीक। जैसे प्रचुरता एबेंडेंस का, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई? स्कैरसिटी हो, यानी कमी हो जाएगा भाई। तो इस तरह से ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 69 को। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सेप्टिकल का पर्यायवाची शब्द बताइए। सेप्टिकल का मतलब क्या होता है? संशयी होता है। क्या होता है? संशयी होता है, ठीक। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है भाई? इनसेंसिटिव का मतलब होता है असंवेदनशील होता है। क्या होता है? असंवेदनशील होता है, ठीक, असंवेदनशील होता है। उसका गैरुलस का मतलब क्या होता है भाई? बकवास करने वाला। गैरुलस का मतलब क्या होता है? बकवास करने वाला। क्या होता है? बकवास करने वाला होता है, ठीक। इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है भाई? अविश्वासी। जो अविश्वासी होता है, जो अविश्वासी होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? इनक्रेडुलस। स्टोइक का मतलब क्या होता है बताइए? जो निश्चयी होता है। क्या होता है? जो निश्चयी होता है, ठीक है। जैसे सेप्टिकल का मतलब हमने आपको बताया संशयी, इसका मतलब कि अविश्वासी हो जाएगा भाई। इसका समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची हो जाएगा सेप्टिकल का इनक्रेडुलस। सी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का सॉल्व करिए आप लोग। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्या संबंधित है। ये दो बॉक्स दिया है, इन दो बॉक्स को पहले आपको समझना है कि किस लॉजिक से हल हुआ है, उसके बाद आपको ऑप्शन में सेम लॉजिक पे खोजना पड़ेगा। जैसे पहले बॉक्स में 2, 3, 36 का दिया है, तो आपको इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, इसको सी मान लेना है। तो आपको ना ए और बी का मदद लेकर यही बड़ा वाला नंबर लाना पड़ेगा, यानी यही सी आंसर लाना पड़ेगा। आपको ए और बी में ऐसा प्लस माइनस गुणा भाग करेगी आपका 36 आंसर मिले। तो दोस्त मेरे सबसे पहले आप 4 काम करेंगे। जैसे 2 दिया है, 3 दिया है, 36, तो पहले आप इन दोनों को जोड़िए। 2, 3 को हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 से क्या हम 36 बना सकते हैं? बिल्कुल। तो यदि हम 5 में 31 को जोड़ देंगे तो 36 बन जाएगा। लेकिन इसमें देखिए 1 के 7 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 31 को जोड़ेंगे तो 39, लेकिन यहाँ पे देखिए 49 मिलाना है, यानी इसमें तो प्लस वाला मेथड नहीं इस्तेमाल हुआ। अब देखिए डायरेक्ट हम गुणा वाला मेथड करते हैं। यदि दोस्त मेरे इसमें हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 से आपको 36 बनाना है, तो 6 में यदि 6 का स्क्वायर कर दिए तो आपके आंसर में या तो 6 का स्क्वायर कर दिए 36 आ जाएगा, है ना मेरे दोस्त। इसमें 6 का स्क्वायर किया भाई, यानी जो संख्या है देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। यानी इसमें लॉजिक क्या है? ए इंटू बी
पहले a इंटू बी किया यानी 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर मेरे दोस्त फिर उसमें क्या कर दिया भाई, a इंटू बी आया, फिर उसी का फिर जो आपका प्रोडक्ट आया इसी का स्क्वायर कर दिया भाई, यानी 6 का स्क्वायर हमने कर दिया था। यही लॉजिक इसमें बैठ रहा है मेरे दोस्त, है ना। उसी प्रकार देखिए ये वाला भी देखिए, 1 7 49 है, a इंटू बी को करिए, a इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यानी पहले तो a इंटू का b करना है, a इंटू बी करे, जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसका स्क्वायर कर देना है भाई। तो यही सेम हमें पैटर्न ऑप्शन में भी चेक करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन है। जैसे देखिए 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 20 आएगा, 20 का स्क्वायर भाई 20 का स्क्वायर 400 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 260 दिया है। ठीक, अब देखिए ये देखिए आपका ठीक हो सकता है भाई, 3 5 225, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। देखिए लॉजिक मिल गया भाई, a इंटू बी जो आंसर आया उसका हम स्क्वायर कर दिया, जो कि सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब सभी को समझ में आया। तो साथियों फाइनली ये पूरा आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्त मेरे अब बताइए कि आप सभी का आज के इस सेशन से कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूंगा दोस्त सबसे पहले आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा भाई, डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करें, समय बहुत कम है और जो हमने टेस्ट आपको दिया है उसको लगाइए अच्छी तरीके से, एक एक क्वेश्चन को आप तैयार करिए, जिससे क्या होगा कि जब आप अपने पेपर में बैठे तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए, सभी क्वेश्चन को तैयार करिए। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। सुबह 11 बजे एक और क्लास आएगी, उसको अटेम्प्ट करिए अच्छी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्लास अपलोड होगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगी। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।